क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम दो तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स किसको कहते हैं, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स में तंत्र किसको कहते हैं, सराउंडिंग किसको कहते हैं, तंत्र के कितने प्रकार हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव क्या होती है। ये सारी जो प्रॉपर्टी है हम उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मागतिकी के नियम है, तो हमें ध्यान में रखना है कि ऊष्मागतिकी मुख्यतः जो थे वो 4 नियम दिए गए थे। ऊष्मागतिकी का आपका कौन सा, शून्य नियम, उसके बाद प्रथम नियम, उसके बाद द्वितीय नियम और उसके बाद तृतीय नियम। तो फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये मेनली जो थे वो 4 नियम जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दिए गए थे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। तो ये ध्यान रखना है, इस नियम के अनुसार यदि दो अलग अलग तंत्र, कोई भी दो तंत्र हैं जो क्या है, अलग अलग तंत्र हैं, तीसरे तंत्र के साथ, किसी भी तीसरे सिस्टम के साथ तापीय साम्यावस्था में हो, किसके अंदर हो, वो तापीय साम्यावस्था हो, तो वो आपस में भी क्या होते हैं, तापीय साम्यावस्था में होते हैं। मान लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं, ए जो है वो क्या है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तापीय साम्यावस्था में सी के साथ। इसी तरह से जो बी है वो भी क्या है, तापीय साम्यावस्था में किसके साथ, सी के साथ, यानी कि ए किसके साथ है, तापीय साम्य में सी के साथ। इसी तरह से जो बी है वो भी तापीय साम्य में है सी के साथ। तो ए और जो बी है वो भी क्या होंगे, आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे। तो ये जो नियम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहते हैं। तो मैं दोबारा से उसको रिपीट कर रहा हूं, यदि दो अलग अलग तंत्र हैं, जैसे ए तंत्र ये हो गया, बी तंत्र ये हो गया, यदि किसी तीसरे निकाय या तंत्र या सिस्टम के साथ तापीय साम्य में, अलग अलग तापीय साम्य में है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होते हैं, तापीय साम्यावस्था में होते हैं। तो ये हमारा जो नियम था वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद हम आते हैं, कौन सा हमारा जो नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ भी कहते हैं। और इसके अनुसार क्या होती है, जो भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स में क्या क्या आता है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अनुसार क्या है, यूनिवर्स की जो कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है या कंजर्व रहती है। तो इसको क्या कहते हैं, आपका एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ भी कहते हैं। दूसरा, हम दूसरी तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात इसका क्या होती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। जैसे अगर मैं खड़ा हूं कहीं पे, तो मेरे के अंदर जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे ही मैं चलना शुरू कर देता हूं तो जो मेरी स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा के अंदर बदल जाती है। तो ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो उसको आप उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते, केवल जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। अब इसका क्या है, हम गणितीय रूप लिखते हैं। इसको गणितीय रूप से कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं कोई भी तंत्र है, वो उसने स्मॉल क्यू ऊर्जा जो क्या की उसने अवशोषित कर ली। अब वो अगर जब अवशोषित करता है तो उसमें क्या होते हैं, दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक तो क्या होगा, उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो तंत्र क्या करेगा, कुछ न कुछ कार्य करता है, मान लेते हैं। और इसको जो गणितीय रूप से कैसे लिखते हैं, dq = du + -dw। कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे माइनस लिखा होता है, और dw है वो क्या है, किया गया कार्य है, du यह क्या है, आपकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और dq क्या है, आपने कितनी ऊष्मा उसको दी है, और dw बराबर क्या होता है, pdv के बराबर होता है। तो ये दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा हमें प्लस का साइन, ये प्लस का साइन कब आएगा, माइनस का साइन कब आएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। यदि तंत्र ऊष्मा का अवशोषण करता है, अगर तंत्र ऊष्मा का अवशोषण करता है, कहां से, सराउंडिंग से, तो क्यों हमेशा आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यदि तंत्र ऊष्मा किसको दे रहा है, उत्सर्जन करता है या सराउंडिंग को दे रहा है, तो क्यों क्या आएगा, उसमें हमें कौन सा साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेना है। क्योंकि प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि वो ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है।
अतः हम क्या ले रहे हैं, उसके अंदर पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। यदि जो सिस्टम है, यदि आपका तंत्र है, ऊर्जा को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। उत्सर्जन कहाँ करेगा, सराउंडिंग में करेगा, तो उसकी ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है। जब ऊर्जा कम हो रही है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, उसके अंदर नेगेटिव साइन लगाते हैं। तीसरा है इसके अंदर जो वर्क है, वर्क में कौन सा साइन आएगा कि ये प्लस आएगा, माइनस आएगा। यदि सिस्टम पर कार्य होता है, ठीक है, यदि सिस्टम पर कार्य होता है, अब सिस्टम पर कार्य कौन करेगा, सराउंडिंग करेगा, ठीक है। तो जब सराउंडिंग सिस्टम पर यानी तंत्र पर कार्य करता है तो हम उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। W का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस मान आता है। यदि तंत्र कार्य करता है, यदि तंत्र खुद कार्य कर रहा है, किस पे कार्य करेगा, सराउंडिंग पर कार्य करेगा, तो W जो हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आता है। तो दो चीज आपने बड़ी बड़ी दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। यदि तंत्र उष्मा का अवशोषण करता है या तंत्र के ऊपर कार्य होता है, दोनों चीजें आपने याद रखनी है। या तो तंत्र ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक है, या तंत्र पर कार्य होता है, तो Q एवं W जो होते हैं दोनों पॉजिटिव लेने हैं आपने। यदि सिस्टम खुद कार्य कर रहा है, किस पे कार्य कर रहा है, सराउंडिंग के ऊपर कार्य कर रहा है, या तंत्र ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन किस पे में कहाँ करेगा, सराउंडिंग में करेगा, तो जो आपका Q का मान है आपका उसमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। Q और W जो दोनों मान है वो क्या आ जाएंगे, आपके नेगेटिव आ जाएंगे। जनरली जो होता है वो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके बेसिस के ऊपर। तो आपने जो साइन है वो जरूर ध्यान रखना है कि सिस्टम खुद कार्य करे या ऊर्जा का अवशोषण करे। अगर यदि अवशोषण करता है तो प्लस आएगा, यदि सिस्टम पर कार्य हो रहा है तो भी W पॉजिटिव आएगा। यदि सिस्टम खुद कार्य कर रहा है किस पे, सराउंडिंग पे, तो W नेगेटिव आएगा। और यदि सिस्टम जो है ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, कहाँ पर, कहाँ उत्सर्जन करेगा, सराउंडिंग में, सराउंडिंग में करेगा तो Q जो हो जाएगा वो भी आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब एक हमारे उसमें पीछे एक टर्म आई थी, कौन सी, इंटरनल एनर्जी आई थी। भाई इंटरनल एनर्जी होती क्या है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, आंतरिक ऊर्जा जिसको आप कहते हो, इसको E के द्वारा भी कुछ बुक्स E के द्वारा प्रदर्शित करती है और कुछ बुक्स जो होती है वो U के द्वारा भी प्रदर्शित करती है। तो क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ के अंदर क्या होता है, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। हर पदार्थ के अंदर एक निश्चित मात्रा के अंदर ऊर्जा होती है। एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो उसकी किस पर डिपेंड करेगी, उसका ताप क्या है, उसका दाब क्या है और उसके आयतन, तीन चीजों पर निर्भर करती है। तो उस ऊर्जा को आप क्या कहते हो, इंटरनल एनर्जी, या आप क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ये होती क्या है, ये अवस्था फलन होती है। दो छोटी छोटी टर्म्स होती है, एक तो होता है अवस्था फलन, जो क्या करेगा, सिर्फ अवस्था के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था क्या थी और अंतिम अवस्था क्या थी उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी कोई भी प्रक्रम अगर हो रहा है वो किस पाथ के द्वारा होता है उस पर निर्भर नहीं करती, किस मैनर द्वारा आप कर रहे हो, निर्वात में कर रहे हैं या एक एटीएम पे कर रहे हैं, यदि उस पर निर्भर नहीं करती, केवल प्रारंभिक अवस्था क्या थी और अंतिम अवस्था क्या थी, उसे आप क्या कहते हो, अवस्था फलन कहते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। पाथ फंक्शन क्या होता है उसके अंदर, यदि वो पथ पर निर्भर करे, या पथ फलन जिसको आप कह सकते हो हिंदी में, यदि कोई प्रक्रम किस पर निर्भर करे, पथ पर निर्भर करे, यानी कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर ना करके किसके ऊपर निर्भर करे, पथ पर निर्भर करे, तो उसको आप क्या कहते हो, पाथ फलन कहते हैं। तो आपने दो चीज ध्यान रखनी है, जो कार्य और जो आपका ऊर्जा होती है, उष्मा होती है, सॉरी, कार्य और उष्मा, ये दो ही क्या होते हैं, पाथ फलन होते हैं। इसके अलावा जितनी भी टर्म्स आती हैं हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स में है, चाहे एंट्रोपी ले लीजिए, चाहे एंथैल्पी ले लीजिए, चाहे इंटरनल एनर्जी ले लीजिए, वो सारी की सारी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। तो पाथ फंक्शन जो है वो सिर्फ दो ही है, Q एवं W, ठीक है। उष्मा और जो आपका है कार्य जो होते हैं, ये दो ही हैं जो पाथ फंक्शन है। उसके अलावा सब चीजें क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। दूसरा होता है कि कोई भी सिस्टम है, आप उसकी इंटरनल एनर्जी को डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी सिस्टम में क्या होती है, बहुत सारी ऊर्जाएं होती है।
जैसे उसके अंदर स्थानांतरण ऊर्जा हो सकती है, जैसे उसमें गतिज ऊर्जा हो सकती है, जैसे घूर्णन ऊर्जा हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, कंपन ऊर्जा हो सकती है। अतः आंतरिक ऊर्जा का अगर हमें सही निर्धारण करना हो वो हम नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ई, तो आप अगर हम कहें कि मुझे ई ज्ञात करना है तो वो ई हम ज्ञात नहीं कर सकते, और लेकिन हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, डीई। डीई का मतलब आ गया ऊर्जा में परिवर्तन। आप डीई को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमारा होगा किसके बारे में, आंतरिक ऊर्जा। जनरली जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप का फलन मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम क्या कहते हैं, एच के द्वारा या एच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल ध्यान रखना है, ये भी क्या है, एक उष्मा या ऊर्जा का ही रूप है। कब, जब प्रक्रम को स्थिर दाब पर, यह आपने बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एंथैल्पी शब्द कब आएगा, जब कोई भी प्रक्रम स्थिर दाब पर संपन्न कराया जाता है, तो उस तंत्र से संबंधित ऊष्मा को आप क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। तो इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं हम, एच के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ध्यान रखना है, एंथैल्पी जब भी आए तो क्या आना चाहिए, उसमें स्थिर दाब आना चाहिए, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी जो है वो कब आती है, जब कोई भी प्रक्रम स्थिर आयतन पर किया जाता है। जब आप स्थिर आयतन लेंगे तो इंटरनल एनर्जी आएगी वहां पर। यदि आप क्या ले रहे हो, आपका स्थिर दाब ले रहे हो, ये वाला, ये स्थिर दाब पर लेते हो, तो हमेशा क्या आती है, एंथैल्पी आती है। और एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में ये संबंध होता है, H इक्वल टू क्या होता है, E प्लस पीवी। पीवी क्या है यहाँ पे, एक कार्य हो गया। अगर अब हमें क्या निकालना है कि इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन अगर होता है तो वो किसके बराबर होता है। इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन आपका क्या है, डेल्टा एच है, डेल्टा एच क्या हो गया, H2 माइनस H1। ये भी ध्यान रखना है, एंथैल्पी भी क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है, ये ध्यान रखना है आपने। यह क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। क्या है ये आपका, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें डेल्टा एच क्या हो गया, H2 माइनस H1। मान लेते हैं ये जो आपका ए, ये किस में बदल रहा है, बी में बदल रहा है। तो इसकी एंथैल्पी जो है वो क्या है आपकी, H1 है, और इसकी एंथैल्पी क्या है आपकी, H2 है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो जाएगा हमारा, H2 माइनस H1 हो जाएगा। तो यहां से हमें पता है कि H और E में ये रिलेशन होता है, तो H1 के लिए मान निकालिए, H1 इज इक्वल टू क्या हुआ, E1 प्लस P1 V1, H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 प्लस P2 V2 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा एच हम निकाल लेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 का मान रख दिया, और उसके बाद हमने क्या रखा, H1 का मान रखा। तो ये E2 है और ये E1 को पहले ले लिया, बीच में आपका प्लस लिया, तो पहले आपका क्या हो जाएगा, P2 V2 माइनस क्या हो जाएगा, P1 V1 हो जाएगा। और डेल्टा एच चूंकि ये क्या है आपका, दोनों में अंतर है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको डेल्टा ई लिख दिया, और इसको एज इट इज लिख दिया, P2 V2 माइनस P1 V1। चूंकि जो आपका एंथैल्पी है वो किस पे हो रहा है, स्थिर दाब पे हो रहा है। स्थिर दाब पे हो रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो आपका है P1 और P2 को किसके बराबर मान लिया, हमने P के बराबर मान लिया। तो इधर भी P लिखा और इधर भी P लिख दिया, तो P दोनों में क्या आ गया, आपका कॉमन आ गया। तो मैंने उसको क्या कर दिया, उसको पहले ही लिख दिया। तो ये आपका ये इसमें प्लस का निशान है, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई, ये आपका प्लस, इन दोनों में P, फिर यहाँ क्या बचेगा, V2 माइनस V1 बच जाएगा। या इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P, चूंकि ये क्या है, आयतन में परिवर्तन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। ये डेल्टा शब्द कब यूज किया जाता है, जब लार्ज चेंज होता है। जब लार्ज चेंज होगा तो हम डेल्टा V यूज करते हैं। अगर स्मॉल चेंज होता है तो D शब्द यूज किया जाता है। तो डेल्टा की जगह हमने क्या लिख दिया, DH लिखा, और यहाँ डेल्टा की जगह D कर दिया, DE प्लस P dV। तो ये हमारा संबंध हो गया किसके बीच में, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में। तो ध्यान रखना है, जो एंथैल्पी होती है वो आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी और किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ध्यान रखना है आपने कि जो एंथैल्पी है वो किसके बराबर है, आपके इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, और पीडीवी क्या है, किसी भी प्रक्रम द्वारा किया गया जो कार्य है उसके बराबर होती है, ठीक है। तो सिंपली हम इसके अंदर एक दो चीजें और आपने इसमें ध्यान में रखना है। जैसे डेल्टा एच निकालना, वो क्या था हमारा, उत्पाद माइनस रिएक्टेंट था। अगर मान लेते हैं कि HP, P का मतलब प्रोडक्ट,
और R का मतलब रिएक्टेंट। HP अगर आपका बड़ा है यानी कि ये उत्पाद जो है प्रोडक्ट ये बड़ी, इसकी वैल्यू ज्यादा है और किससे, रिएक्टेंट से। जब इसकी वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा एच हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आता है। तो ध्यान रखना है कि यदि डेल्टा एच का मान क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो अभिक्रिया क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। यदि HR इज ग्रेटर देन HP हो यानी कि इसका मान ज्यादा हो, इसका मान हो, तो डेल्टा एच हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो रिएक्शन हमारी क्या होगी, इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। तो ये आपने इसके अंदर छोटी सी चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको हम क्या कहते हैं, उष्मा धारिता कहते हैं। देखिए इसमें हीट कैपेसिटी, उष्मा धारिता या जिसको आप क्या कह सकते हो, हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसको C के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तीन परिभाषाएं हैं इसकी, कोई भी आप एक याद कर सकते हो। पहला हमारा है, किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा या उष्मा की मात्रा को हीट कैपेसिटी कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, वो द्रव भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, उसका ताप 1 डिग्री बढ़ाना है। जैसे 25 डिग्री है तो 26 डिग्री बढ़ाने के लिए उसको कितनी उष्मा चाहिए हमें, तो उसको आप क्या कहते हैं, उष्मा धारिता कहते हैं। या स्पेसिफिक देना है तो 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, जहां भी वर्ड 1 ग्राम आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, विशिष्ट बन जाता है। तो उसको आप क्या कहते हो, विशिष्ट उष्मा धारिता कहते हैं। या अगर मोल ले लेते हैं, ग्राम की जगह हमने क्या लिया, मोल ले लिया, तो वही परिभाषा होगी, 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को, यहाँ पे मोल है तो यहाँ मोलर लिख दिया, मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो C = Q/ΔT, C = Q मतलब अवशोषित उष्मा और ये आपका ताप में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये दो तरह की हो सकती है, एक तो स्थिर आयतन पर उष्मा धारिता होती है और एक क्या होती है, स्थिर दाब पर उष्मा धारिता। तो स्थिर आयतन पर जो उष्मा धारिता होती है उसको CV के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, तथा स्थिर दाब पर जो आपका है यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये होगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द CP के द्वारा। तो हम पहले इसको कैलकुलेट करते हैं किसको, CV के द्वारा, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर उष्मा धारिता। हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या कहता है, DE = क्या होता है, DE प्लस PdV होता है। ठीक है, और C हम यहाँ से ले लेंगे, C आपका क्या लिख सकते हैं, उसमें dQ/dt लिख सकते हैं, या dQ ये निकाल लीजिए, dQ = dt इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, C dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ dQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C dt लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, C dt लिख सकते हैं। ये एज इट इज लिख दिया मैंने, DE प्लस PdV लिखा। यहाँ से C निकाल लीजिए, C तो ये dt आपके इन दोनों के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। चूंकि हमारा है क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी कि स्थिर आयतन पर है, स्थिर आयतन पे है तो आयतन में परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन, कौन सा है हमारा, dV वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि आयतन जो है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट। इसके अंदर है क्या, V2 बराबर क्या है, यहाँ पर V1 है। तो जो आयतन में परिवर्तन है वो क्या होगा, 0 होगा। अतः C की जगह हम क्या लिख देते हैं, CV लिख देते हैं। तो ये DE की जगह D लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा, P की जगह P लिखा, DV की जगह हमने 0 लिखा और यहाँ पे DT लिख दिया। तो ये मानो क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो CV = क्या बचा, DE/dt बच गया। या आप क्या लिख सकते हो, CV, इसको लिखने का अपना एक और तरीका है, CV = ΔE/ΔT, फिर इसको ब्रैकेट में करके एट कांस्टेंट V लगा देते हैं। V आपका क्या है, स्थिर आयतन पे है। या DE निकालना है तो वो आपका क्या हो जाएगा, CV dt हो जाएगा। तो ये तो मान किसके लिए हुआ, आपका 1 मोल के लिए। अगर वो कहता है कि N मोल के लिए इसका मान क्या होगा, अगर मान पूछ लिया कि N मोल के लिए, तो N मोल के लिए अगर उसने मान पूछा तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर, N मोल के लिए अगर वो आपसे मान पूछे तो DE = क्या हो जाएगा, NCV dt मान हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक के बारे में।